फ्रेंच रेवोल्यूशन सबने पढ़ा होगा बचपन में, है ना, मतलब सीबीएसई के कोर्स में था। मुझे आईसीएसई का नहीं पता। मृणाल, हैव यू स्टडीड फ्रेंच रेवोल्यूशन बिफोर? Okay, so as almost everyone is aware, okay, in 8th standard, as almost everyone is aware of French Revolution, before starting, I would just like to ask you some basic questions. ठीक है? फ्रेंच रेवोल्यूशन का पीरियड क्या था? What was the period in years of French Revolution? गेस मार रहे हो क्या? 1791 टू 1804? नहीं सर, हमें सिर्फ नाम था 8th स्टैंडर्ड में। रिमेंबर द डेट 14 जुलाई। ये तो प्रिजन, वो बैस्टिल डे है, फॉल ऑफ बैस्टिल था, प्रिजन ऑफ बैस्टिल का। ओके, तो एग्जैक्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड है 1789 टू 1799, द 10 years रेवोल्यूशन पीरियड। ठीक है ना, 1789 टू 1799। बाकी जो आप यहाँ वहाँ के डेट्स बता रहे हो, जैसे 1804, ठीक है, तो 1804 तक क्या हुआ था बेसिकली, 1799 से लेकर 1804 तक नेपोलियन आ गया था, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, वो सब हम बाद में देखेंगे, आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। बट द मेन रेवोल्यूशन पीरियड इज 1798 टू 1799। ठीक है, अब देखो, एफ कैट, MNS, ठीक है, उसके बाद आई नीट, ये सारे एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे टाइप के। आपको जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड पूछ लेंगे, ऑप्शन में जैसे ये जैसे मैंने ये करेक्ट आंसर होगा, तो ऐसे और 3 ऑप्शंस बना देंगे। ठीक है ना, तो ये जो है एफ कैट, MNS, आई नीट में ऐसे फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना, पहली बार नेशन स्टेट का आइडिया किसने दिया था? फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दिया था। ठीक है ना, पहली बार जो है फादरलैंड किसने बोला था, मतलब एक एक कंट्री। ठीक है, इससे पहले तक क्या था कि किंगडम्स थे, देयर यूज्ड टू बी किंगडम्स। कंट्री का डेफिनेशन कभी था ही नहीं किधर भी। ठीक है, इन द होल वर्ल्ड देयर वाज नो डेफिनेशन ऑफ कंट्री। इट वाज द फ्रेंच रेवोल्यूशन दैट ब्रॉट अबाउट कंट्री स्टेट्स इन द वर्ल्ड। इसके बाद अलग अलग कंट्रीज अलग अलग हुई। ठीक है, फिर हमने यूनिफिकेशन वगैरह पढ़ा था ना, जर्मन यूनिफिकेशन, इटली का यूनिफिकेशन, वो सब बाद में आया था। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पहली बार ये कंसेप्ट स्टार्ट किया था। तो ये सारे क्वेश्चन जो है फैक्चुअल बेसिस, फैक्चुअल नेचर के, ये सब आपको एफ कैट, MNS, आई नीट में पूछा जाएगा। ठीक है ना, सीडीएस में और एनडीए में, सीडीएस में और एनडीए में खदेड़ेंगे आपको अंदर से। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन? नीचे 4 ऑप्शंस होंगे, बड़े बड़े स्टेटमेंट्स लिखे होंगे। अब आपको अगर अंदर की डिटेल्स पता होंगी तभी आप जो है उसको आंसर कर पाओगे। फैक्चुअल नहीं होगा, कंसेप्चुअल होगा। ठीक है ना, तो क्या है कि हम लोग पूरा कंसेप्चुअल पढ़ेंगे, ताकि उसमें जो भी फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन आएगा वो भी कवर हो जाएगा। और जब जब फैक्चुअल नेचर का आएगा मैं बता दिया करूंगा। ठीक है ना, अब देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट कैसे हुआ था, हाउ डिड इट स्टार्ट? इन सारे फसाड की जड़ जो है, देखो 2 रेवोल्यूशन हुए थे एक चीज से, वो है 7 years वॉर। ठीक है ना, 7 years वॉर जो है ये 1756 से लेकर 1763 के बीच में हुआ था। 7 years है ना, 56 से लेकर 73, तो इज कॉल्ड एज अ 7 years वॉर। तो ये जो 7 years वॉर है, ये फसाद की जड़ है 2 रेवोल्यूशंस के। एक है अमेरिकन रेवोल्यूशन और दूसरा है फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब ये 7 years वॉर किसके बीच में हुआ था? तो फ्रॉम टाइम इमेमोरेबल, बहुत बहुत ही पुराने जमाने से, ठीक है, टाइम इमेमोरेबल, ये जो ब्रिटेन है और फ्रेंच है, ये कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते थे। ठीक है ना, ये जो ब्रिटेन है और ये जो फ्रेंच है, ये एकदम कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते थे हमेशा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 7 years वॉर ही लड़ा है उन्होंने, उन्होंने बहुत सारे बैटल्स किए। In the history of Britain and France, you will find a lot of battles. Out of that, the most important and significant battle is the 7 Years' War, because it started 2 revolutions. One is the American Revolution, ये पहले हुआ था, ठीक है ना, and then the French Revolution. अमेरिकन रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड 1763 से ही स्टार्ट होता है,
As soon as the 7 years war ended, this revolution started. Now why it started, I will just give you a brief in this chapter, but सेपरेटली इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे. आज हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन का डिटेल में पढ़ेंगे. इसके बारे में आपको एक ब्रीफ दे दूंगा, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा. ठीक है, तो ब्रिटेन एंड फ्रांस का था ये 7 years वॉर. ठीक है ना. अब ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन ने अमेरिका में कुछ कॉलोनीज बना रखी थी. जैसे इंडिया में उन्होंने कॉलोनीज बनाए थे, वैसे ही उन्होंने अमेरिका में भी 13 कॉलोनीज बना रखी थी. ठीक है, अमेरिका में भी इनकी 13 कॉलोनीज थी. वेयर फ्रांस के पास ऐसा कुछ नहीं था. दे डिड नॉट हैव मच ऑफ द फॉरेन, क्या बोलते हैं, फॉरेन कॉलोनीज. नाउ व्हाट हैपेंड इज, जब भी वॉर होता है, वैसे जीता कौन इस वॉर में, ब्रिटेन जीता. ठीक है ना. और फ्रांस जो है ये हार गया. इन द 7 years वॉर ब्रिटेन वन, फ्रांस लॉस्ट. ठीक है. अब ब्रिटेन जीता तो है, ठीक है, लेकिन जब भी वॉर होता है उसमें नुकसान तो दोनों साइड्स को होता है. ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि इनका कुछ भी नहीं बिगड़ा और सारे जो है फ्रेंड्स सारे मारे गए, ऐसा तो नहीं होगा. प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ होगा, लोगों का नुकसान हुआ होगा, बहुत सारा नुकसान हुआ. तो जब ये नुकसान हुआ तो ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन ने उन नुकसान की भरपाई करने के लिए इन अमेरिकन कॉलोनीज का, जो मतलब जो इधर कॉलोनीज थी, इन लोगों के ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए. ठीक है ना. तो इनके क्या हो गए, टैक्सेस बढ़ गए, इनके बहुत सारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग गए ट्रेड एंड कॉमर्स पे, और ऐसा सब कुछ कर दिया गया जिससे ब्रिटेन को डायरेक्ट फायदा होने वाला था. तो इसीलिए क्या हुआ कि अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ ब्रिटेन के खिलाफ, कि हमें जो है, हमें टैक्सेशन, मतलब ये टैक्स जो आपने इतना अचानक से बढ़ा दिया, इसको कम करो. हमें जो पहली सॉवरेनिटी थी, ये लोग पहले थोड़े सॉवरेन थे, अभी क्या है, ब्रिटिश ने पूरे तरह से उनको जो है गवर्न करना स्टार्ट कर दिया. तो ये सब के वजह से जो है अमेरिकन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था. तो ब्रिटेन had this American colonies, ठीक है, whom they taxed in order to recover the losses in the war. On the other hand, French did not have so. इनके पास ऐसा नहीं था कुछ. तो इसीलिए क्या हुआ, फ्रांस ने क्या किया, अपने ओन पीपल को टैक्स करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है ना. दे स्टार्टेड द टैक्सेशन ऑन देयर ओन पीपल. तो इन लोगों का टैक्स बढ़ गया. अब क्या है, लेकिन इन लोगों ने, देखो हमने ऊपर देखा ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन का ईयर पीरियड क्या था, 1789 से लेकर 1799 तक. वेराज ये जो टैक्स इनके ऊपर बढ़ा है, ये तो 1763 से ही बढ़ चुका है. ये जो ओन पीपल के ऊपर जो टैक्स इंक्रीज हुआ है, दिस मस्ट हैव बीन इंक्रीज इमीडिएटली आफ्टर 1763. तो इन लोगों ने काफी हद तक झेला. ठीक है ना. बहुत सालों तक इन्होंने झेला. 89 तक इन्होंने 1789 तक इन्होंने झेला, 63 से. अचानक कुछ नहीं किया. बट हुआ क्या ना, ऐसा है कि जैसे ये ब्रिटेन जो है, ये ब्रिटेन अब अमेरिकन का और फ्रांस का दोनों का दुश्मन है अभी, बराबर, क्योंकि अमेरिकन रेवोल्यूशन हो रहा है तो ये ब्रिटेन के खिलाफ हो रहा है. तो फ्रांस जो है बोलेगा कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त. समझ में आ रही बात. अमेरिका जो है ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहा है, तो फ्रांस बोलेगा मेरे दुश्मन का दुश्मन जो है वो मेरा दोस्त है. तो ये दोनों जो है मिल गए साथ में. ठीक है ना. और अमेरिकन रेवोल्यूशन में फ्रांस ने काफी हद तक उन्हें मदद की. फ्रांस ने अपने लोग भेजे उधर. ठीक है, फ्रांस ने जो है अमेरिकन रेवोल्यूशन में मदद करने के लिए अपने खुद के ट्रूप्स भेजे, अपनी खुद की आर्मी भेजी. ठीक है ना. और फाइनली क्या हुआ कि ब्रिटेन हार गया. अमेरिकन रेवोल्यूशन में फाइनली यही हुआ कि अमेरिकन जीते, ब्रिटेन हार गया. तो अब देखो, हुआ ये कि ब्रिटेन हार गया, ठीक है, अमेरिका जीत गया, ठीक है, लेकिन ये फ्रेंच को क्या मिला, कुछ नहीं मिला. क्योंकि ब्रिटेन हार गया, उनका ह्यूमिलेशन हुआ, ठीक है. अमेरिका जीत गया, वो लोग आजाद हो गए, इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया, ठीक है. फ्रेंच का क्या मिला, कुछ नहीं मिला, सिर्फ सेटिस्फेक्शन मिला कि हाँ हमने हरा दिया. बट इस सेटिस्फेक्शन के चलते जो उन्होंने अपने सैनिक भेजे, उन्होंने जो उनके वेपन्स भेजे, ऑब्वियसली बात है महंगा, मतलब उनके लिए भी खर्चा हुआ होगा कुछ. तो इसके वजह से क्या हुआ, उसका बर्डन और डाल दिया उन्होंने अपने लोगों के ऊपर. तो इनका टैक्स जो है अब डबल राइज हो गया. अरे बात समझ में, पहले से ही ये लोग गरीब थे, अब गरीब के ऊपर और गरीब हो गए. क्योंकि फ्रांस ने अमेरिकन रेवोल्यूशन में भी पार्टिसिपेट करके अपने खुद के लोगों के ऊपर और टैक्सेस बढ़ा दिए. अब लोगों से सहा नहीं गया. ठीक है ना. अब लोगों से सहा नहीं गया, अब तो वो विद्रोह पे उतर आएंगे. अब यही बेसिक कहानी है. अब आपको बैकग्राउंड समझ में आ गई होगी कि क्यों लड़ाई हो रही है, क्यों फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा है, व्हाट वाज द मेन कंसर्न. दिस इज वन ऑफ द कंसर्न कि टैक्सेस बढ़ रहे हैं. अब और भी फैक्टर्स है, देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो. ठीक है ना. जैसे वहां पे 3 टाइप के क्लासेस थे. ठीक है, नोबल्स थे, क्लर्जीज थे, एंड मिडिल थे. ठीक है, मिडिल मैन वर देयर. अभी क्या है कि नोबल्स को और क्लर्जी को कोई टैक्स नहीं था. सारा का सारा टैक्स किसको भरना पड़ रहा था,
मिडिल क्लास को भरना पड़ रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है विद्रॉ करेंगे। तो मोस्टली दिस फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज नॉट डन बाय द क्लर्जीज एंड द नोबल्स, इट वाज डन बाय द मिडिल क्लास। ठीक है, जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास ने ये फ्रेंच रेवोल्यूशन एक्चुअल में किया है। सो विल सी ऑल द कॉजेज इन डिटेल। आपको बेसिक कहानी समझ में है कि चल क्या रहा है, हो क्यों रहा है ये वॉर, हो क्यों रहा है रेवोल्यूशन? ओके, तो चलो अभी हम लोग शीट से देखते हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है, अब जैसे मैं बता रहा था कि इफ यू सी यूरोप इन 1789, इट वाज अ combination of many empire. It did not have a country. It had Ottoman Empire, Habsburg's Empire, France Empire या Kingdom of France, Kingdom of Spain, Kingdom of Portugal। ये सब आज कंट्री है ना? ये फ्रांस है, ये स्पेन है, ये पोर्तुगल है, ठीक है, यहाँ पे टर्की है, ठीक है, यहाँ पे पोलैंड है, ठीक है, यहाँ पे प्रूशिया है। तो ये सारे आज के डेट में क्या है, कंट्रीज है। बट अगर हम लोग 1789 की बात करें तो ये सब कंट्री नहीं थे। What were they? They were just kingdoms. So the kingdom of Britain used to continuously fight with kingdom of France. इन दोनों की हमेशा लड़ाई होती रहती थी, ठीक है, कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ते रहते थे। ठीक है, तो अब हमें हमें कहाँ की कहानी पढ़नी है? इस जगह की कहानी पढ़नी है, फ्रांस की कहानी पढ़नी है। तो जब हम लोग फ्रांस की कहानी पढ़ेंगे, नेबरिंग के कुछ एरियाज भी हमें पता होने चाहिए। इस तरफ ऑस्ट्रिया है, इस तरफ हेसनबर्ग है, इस तरफ प्रूशिया है, इधर जो है सर्डानिया है। सर्डानिया मतलब आज का मॉडर्न डे इटली, ठीक है, सर्डानिया प्रोविनेंस आपने पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में, आज का मॉडर्न डे इटली। ये है स्पेन, और स्पेन के इस तरफ है पोर्तुगल। ठीक है ना, ये सब नेबरिंग एरियाज भी हमें काम आने वाली है, कहीं ना कहीं हम लोग इनके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो ये आपको इसलिए मैप यहाँ पे दे दिया ताकि आप समझ पाओ कि कौन किधर से कैसे आकर अटैक कर रहा है। ठीक है, now why this French Revolution took place? This is a 10-year period, ठीक है, which took place from 1789 and went on till 1799। 89 से 99 का पीरियड है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? This led to wide range of political social change। पॉलिटिकल चेंज भी हुआ, सोशल चेंज भी हुआ। पॉलिटिकल चेंज क्या हुआ? पहले वहां पे मोनार्की थी, मोनार्की मतलब राजा रूल करता था, बर्बन डायनेस्टी था। ठीक है, फ्रॉम दैट इट केम टू रिपब्लिक और डेमोक्रेसी। ठीक है, फ्रॉम मोनार्की द कंट्री बिकेम रिपब्लिक। ठीक है, तो ये वहां पे पॉलिटिकल चेंज आया। सोशल चेंज क्या आया वो थोड़ी देर में आपको दिख जाएगा कि ये जो क्लासेस थे, ठीक है, नोबल्स, क्लर्जी और ये सब, ये कैसे ये सब चेंज हो गया, दैट विल सी। ठीक है ना। Now, what are the causes of this war? First is political, second is social, third is economic, and fourth is intellectual. Now we'll see this in detail. ठीक है, तो if you see the background, then France जो है, फ्रांस का जो किंगडम था, किंगडम ऑफ फ्रांस, it was ruled by the Bourbon despots. Now there is a difference between a king and a despot. ठीक है, किंग में और डेस्पॉट में डिफरेंस है। किंग क्या होता है? किंग, जैसे मान लेते हैं ये कोर्ट है, दिस इज द कोर्ट ऑफ द किंग। यहाँ पे राजा बैठता है और यहाँ पे सारे कोर्टियर्स बैठते हैं। ठीक है ना, जैसे हमारे इंडिया में भी आपने 9 ज्वेल 7 ज्वेल सुना होगा, अकबर के कोर्ट में था, है ना। तो क्या होता था कि किंग बीच में बैठता था और ये सारे उसके जो है इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स है, तो कोई भी डिसीजन हमेशा ये मिनिस्टर से कंसल्ट करके लेता था। दैट इज कॉल्ड एज अ किंग हु इज कंसल्टिंग द मिनिस्टर्स। वेयर डेस्पॉट क्या होता है? उसके पास भी मिनिस्टर्स होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, ये मिनिस्टर, वो मिनिस्टर, लेकिन यहाँ पे जो किंग होगा, द किंग हु इज कॉल्ड एज अ डेस्पॉट विल नॉट गिव एनी काइंड ऑफ क्रेडिट टू दोज मिनिस्टर्स एडवाइस। वो लोग एडवाइस देते रहेंगे, ठीक है ना, लेकिन इसको मानना है तो मानेगा, इसको नहीं मानना है तो नहीं मानेगा। मतलब यहाँ पे मनमानी एक इंसान की चलेगी और उसको कहते हैं डेस्पॉट। तो यहाँ पे बर्बन किंग्स नहीं थे, बर्बन डेस्पॉट्स थे। हमारी बात समझ में? और पता नहीं बच्चा पैदा होता था उसका नाम लुई रख देते थे। इसको हम लोग लिखते हैं लुइस, लेकिन इसको प्रोनाउंस करते हैं लुई। ठीक है ना, लिखते हम लोग इसको लुइस है, बट प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है? लुई। क्योंकि फ्रेंच भाषा में जो लास्ट वर्ड होता है वो हमेशा साइलेंट होता है, याद रखना। एनी फ्रेंच लैंग्वेज थिंग यू रीड, ठीक है, लिखते तो उसको इंग्लिश के अल्फाबेट्स में ही है, बट द लास्ट ऑलवेज द वर्ड इज साइलेंट। तो यहाँ पे लुई यही है। ठीक है ना, तो बच्चा पैदा होता है कि वहां पे रीति रिवाज ही था, लगता है कि नाम उसको लुई दे देते थे, इतना कंफ्यूजन होता था। तो लुई 14, लुई 15, और जो हमारा सबसे फेवरेट होने वाला है वो होगा लुई 16। ठीक है ना, लुई 16 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो लुई 14 की बात करते हैं। तो लुई 14 कैसा था? ये एब्सोल्यूट डेस्पॉट था। ठीक है ना, पावर इसने सेंट्रलाइज कर दिया था, मतलब सब कुछ इसके हाथ में।
तो इस टाइम पे बहुत सारे वॉर लड़े गए थे ब्रिटिश के साथ, जिसकी वजह से फ्रांस किस में था, डेट में आ चुका था। डेट मतलब बहुत ज़्यादा कर्जा हो चुका था, यहाँ वहाँ से लिया था बहुत ज़्यादा कर्जा, ठीक है, अब उसको चुकाना पड़ रहा था। अब उसके बाद क्या हुआ, लुई 15 आया, लुई 14 के बाद 15 आया, डेट जो है और इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि 7 ईयर्स वॉर हुआ था। अब ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि 7 ईयर्स वॉर कौन से किंग के टाइम पे हुआ था, तो ये लुई 15 के टाइम पे हुआ था, 16 के टाइम पे नहीं, ठीक है ना। इट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लुई 15 दैट द 7 ईयर्स वॉर वाज, क्या बोलते हैं, 7 ईयर्स वॉर हैपेंड, ठीक है ना। ये अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था, इसलिए टैक्सेस जो है इसने जब बढ़ा दिया तो लोग विद्रोह कर बैठे, बट ये कुछ कंट्रोल नहीं कर पाए, ही कुड नॉट कंट्रोल एनीथिंग। ये बोला कि मेरे को पैसे चाहिए तो टैक्स बढ़ा नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इस टाइम पे एक विद्रोह हुआ था, बट उसका ज़्यादा कोई फायदा हुआ नहीं, ठीक है। तो ये हो गया लुई 15। अब आते हैं लुई 16 पे, तो ये हमारे लुई 16 भाई साहब, ठीक है ना। अब देखो क्या है कि ये इंसान थोड़ा अच्छा था, ठीक है, लुई 16 जो है कंपैरेटिवली 14 और 15 से अच्छा था। इसके इंटेंशंस अच्छे थे, ही वांटेड टू मेक सम रिफॉर्म्स, ये कुछ रिफॉर्म्स लाना चाहता था, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम थी इसकी वाइफ, ठीक है, इसकी जो वाइफ है इसका नाम था मैरी एंटोनिएट, ठीक है, मैरी एंटोनिएट इसका नाम था। और ये कहाँ की थी, ऑस्ट्रिया की थी, ठीक है, शी वाज फ्रॉम ऑस्ट्रिया। और इसका जो भाई है ना, ये जो एंटोनिएट है, इसका जो भाई है ये ऑस्ट्रिया का राजा था, ही वाज द किंग ऑफ ऑस्ट्रिया, ठीक है, प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया बोल सकते हो एक तरीके से, ठीक है ना। तो ये जो है इसके इंटेंशन अच्छे होते थे, लेकिन ये जोरू का गुलाम था, हर चीज जो है इसके वाइफ से पूछ कर करता था, और इसकी वाइफ जो है बहुत ही बैड एडवाइसर थी, शी वाज अ वेरी वेरी बैड एडवाइसर। सो वी कैन से दैट एक्चुअली दिस फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस बिकॉज ऑफ दिस लेडी, ठीक है, ये मैरी एंटोनिएट के कारण ही आप बोल सकते हो कि ये हुआ, ठीक है। ये जो है राजा, मतलब ये जो लुई 16 है, ये चाहता था कि मैं जो है लोगों के साथ जाकर घुलूं मिलूं, ठीक है ना, लोगों की प्रॉब्लम समझूं, तब जाके मैं कुछ कर पाऊंगा। लेकिन ये उसको रोकती थी, बोलती अरे तुम राजा हो, क्या तुम ऐसे कॉमन लोगों के बीच में जाओगे तो क्या मतलब वो अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेगा। यू शुड होल्ड ऑन योर पावर, ठीक है, तुम्हारे पास एक ग्रेट पावर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुमको जो है लोगों से, कॉमन लोगों से दूर रहना चाहिए। तो हुआ क्या कि ये कॉमन लोगों से दूर रहते रहते ये कभी समझ ही नहीं पाया कि कॉमन लोग चाहते क्या है, और इसीलिए जो है रेवोल्यूशन हो गया, ठीक है ना। इसका जो घर था ये था वर्साइलिस में, ठीक है, इट वाज इन वर्साइलिस, ठीक है। अब देखो ये अगर फ्रांस का मेन एरिया है तो इसमें वर्साइलिस किधर है, इधर, दिस द लोकेशन ऑफ वर्साइलिस, वेरएज इनकी राजधानी क्या है, पेरिस, तो पेरिस का मेन सिटी इधर है। तो अपने लोगों से कितना दूर रह रही है वर्साइलिस में, स्टेइंग वेरी फार इन वर्साइलिस, वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम हिज पीपल। मेजोरिटी ऑफ पीपल कहाँ रहते थे, पेरिस में ही रहते थे, तो ये अपने लोगों से बहुत दूर रहकर अपने महल में रहता था। तो यहाँ पे पूरा जो देश है गरीबी से जूझ रहा है, और इस भाई साहब का महल देखो, ठीक है, दिख रहा है, ये महल है, ये पूरा का पूरा जगह उसका है। इंटीरियर देखो, आज के डेट में मुकेश अंबानी का भी इंटीरियर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो एक तरफ गरीबी है देश में, और दूसरे तरफ जो है भाई साहब का ऐसा पैलेस है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये क्या करते थे, आए दिन अपने नोबल्स को, अपने क्लर्जीज को अपने महल में बुलाते थे, और यहाँ पे उनकी पार्टी शार्टी चलती थी, ठीक है। सो दे यूज्ड टू डू पार्टीज इन दिस पैलेस, ठीक है। तो ये जो है ये कॉमन इंसान को कभी पसंद नहीं आया कि यहाँ पे हम लोग जो गरीबी में मर रहे हैं, और ये लोग यहाँ पे वर्साइलिस के पैलेस में जो है पार्टी वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द पॉलिटिकल कॉज, ठीक है। तो अब इसी बात है, अब समझ में आ ही रहा होगा कि लोगों को गुस्सा आ गया, ठीक है, तो इसके लिए जो है रिवोल्यूशन हो गया, वन ऑफ द रीजन, ठीक है। तो ड्यूरिंग हिज टाइम, ड्यूरिंग दिस लुई 16, व्हाट आर द इवेंट्स दैट हैपेंड, ठीक है, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हैपेंड, फ्रांस ने जो अमेरिका को हेल्प किया, ठीक है, अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिल गया, ब्रिटेन ह्यूमिलेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फ्रांस को क्या मिला, सेटिस्फैक्शन मिला, सेटिस्फैक्शन के नाम पे इतना सारा पैसा चला गया, वो कौन देखेगा। बट because of that what happened is a lot of economic losses happened in order to help America, ठीक है, this totally ruined France, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, any doubt anyone? Okay, now the social cause, ठीक है, सोशल कॉज क्या था, डिवीजन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी अकॉर्डिंग टू एंशियंट रिजिम, ठीक है, एंशियंट रिजिम के हिसाब से सोशल कॉज क्या है। तो यहाँ पे क्या है कि इनकी सोसाइटी को 3 हिस्सों में बांटा था, जो आप लोग भी जानते हो। द फर्स्ट स्टेट इज द क्लर्जी, दे आर बिलोंगिंग टू द चर्च, 1 लाख का इनका पॉपुलेशन था, 10% लैंड इनके पास था, ठीक है ना। सेकंड स्टैंड में थे नोबल्स, ठीक है,
अमेरिका डिडंट हेल्प देम फॉर व्हाट? अरे अमेरिका खुद इनसे हेल्प ले रहा है, अमेरिका क्या हेल्प करेगा? और अमेरिका को आज जैसे आप देख रही हो वैसा अमेरिका नहीं था उस टाइम पे। ठीक है, अमेरिका जो है आज जैसा आप देख रही हो वैसा नहीं था। आज 50 स्टेट है उसके पास, तभी 13 कॉलोनीज थी। वो खुद ही बैसाखी पे चल रहे थे इनकी मदद लेके। ठीक है। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे फर्स्ट स्टेट की, यहाँ पे 1 लाख का पॉपुलेशन है। दूसरा जो सेकंड स्टेट है जिसमें नोबिलिटीज है, ये 4 लाख का पॉपुलेशन एंड 25% ऑफ द होल लैंड था। तो ये 10% और ये 25%, बाकी किसका? सब राजा का। इनको तो कोई लैंड ओनरशिप ही नहीं था। द थर्ड स्टेट विच इज हैविंग द मैक्सिमम पॉपुलेशन, 2.7 करोड़ का पॉपुलेशन है इनका, इनके पास कोई लैंड नहीं है। ठीक है, दिस इज 95% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस, बट दे हैव नो लैंड। ठीक है, सो दे वर लाइक टेनेंट्स ऑन द लैंड ऑफ द किंग। किंग के लैंड पे टेनेंट्स थे। और क्योंकि टेनेंट है, टेनेंट का मतलब क्या? जो रेंट पे रहता हो। तो रेंट पे रह रहे मतलब क्या कि ऑब्वियसली बात है राजा को कुछ देना पड़ेगा, तो टैक्सेस देते थे। ठीक है ना। अब क्योंकि वो राजा के लैंड पे रह रहे उसका एक टैक्स, क्योंकि वो राजा के लैंड पे काम कर रहे उसका एक टैक्स। तो हजारों टाइप के टैक्सेस थे। दुकान में कुछ खरीदेंगे उसके ऊपर टैक्स। ठीक है, सो दे वेर द वर्स्ट हिट बाय द टैक्सेस, whereas फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट डिड नॉट हैव टू पे एनी टैक्सेस। ठीक है ना। ये जो है जाकर राजा के साथ पार्टी वार्टी भी करेंगे, सब करेंगे, पैसा भी बहुत है इनके पास, लैंड भी है, पर टैक्स एक पैसे का नहीं भरना है इनको। ठीक है ना। नाउ ये थर्ड क्लास में कौन है? फार्मर से, आर्टिसन से, फैक्ट्री वर्कर से, ट्रेडर से, लॉयर से, पब्लिक ऑफिशियल से। ठीक है, दिस आर द पीपल। अब आप देखो ये फार्मर्स, आर्टिसन ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बट धीरे धीरे क्या हुआ कि ये पीरियड ऐसा था ना जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी चल रहा था साथ ही साथ। है ना, इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही थी, वहां पे लोगों को जॉब मिल रहा था, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था। इसके वजह से लोगों के भी कंडीशन थोड़े सुधर गए। ठीक है ना। तो आम जनता भी अपने बच्चों को जो है पढ़ाई लिखाई करवा रहे थे। तो कुछ ही समय में क्या हुआ? एमरजेंस ऑफ एक न्यू मिडिल क्लास हुआ। ठीक है ना। अब ये एक पुराने मिडिल क्लास है जिसमें फार्मर्स, आर्टिसंस ये सब है। ठीक है ना, जो एकदम ही गरीब टाइप के है। लेकिन अब जो है एक पढ़े लिखे गवार लोग, मतलब पढ़े लिखे जनरेशन का निर्माण हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, रहेंगे अभी भी गवार, मतलब मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये सच में गवार है। इनको फर्स्ट दोनों स्टेट ने गवार बना के रखा था। ठीक है, दे आर हाईली इंटेलेक्चुअल, बट दे आर नॉट एबल टू यूज देयर इंटेलेक्चुअल क्या बोलते हैं कैपेबिलिटीज। व्हाई विल सी दैट। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ जिसकी वजह से एक न्यू मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि अब इनकी जो है थोड़ी सी कंडीशन अच्छी हो गई थी, पैसे वैसे इनको मिलने लगे थे। ठीक है, नाउ प्रॉफिटेबल इनकम स्टार्टेड। ठीक है, तो जो अच्छे ट्रेडर्स थे, जो कि मतलब अब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो भी बन रहा है, कार वार जो भी बन रहा है, इन सबको जो बेच रहा है वो तो ट्रेडर है ना। तो इनको जो है प्रॉफिटेबल इनकम आना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, सो दिस ऑल्सो फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द थर्ड स्टेट। ये लोग भी किधर बिलोंग कर रहे हैं? थर्ड स्टेट में ही बिलोंग कर रहे हैं। अब थर्ड स्टेट को दो हिस्सों में बांटो। ठीक है, एक है सिर्फ गवार, दूसरे पढ़े लिखे गवार। ठीक है ना। इस तरीके से दो हिस्से हैं इनके, दिखेगा आपको आगे। नाउ टैक्सेशन रिजीम। टैक्सेशन कैसा था? नो टैक्स फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट। पहले दो के लिए कोई टैक्स नहीं था। ठीक है, ये लोगों का लैविश लाइफस्टाइल होता था, एकदम नोबल थे। हाई पॉइंट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन 18 सेंचुरी में आया था। ठीक है ना, 18 सेंचुरी मतलब ये 1700s की बात हो रही है। ठीक है, 1700s के पीरियड में ही 18 सेंचुरी, उस टाइम पे इनका हाई पॉइंट था, मतलब एकदम ही लैविशली जीते थे, दारू वारू पीते थे। ठीक है ना, पार्टीज वार्टीज करते थे। दिस वाज द हाई हाई पीरियड। ठीक है, ऑन द सेम in the same time the third state were the worst hit। ये ड्राउनिंग क्लास हो गई थी, एकदम मतलब एकदम डूब चुके थे। ठीक है, टैक्सेस के तले दब चुके थे, एक तरीके से ऐसा बोल सकते हो। ड्राउनिंग इन वेरियस टाइप ऑफ टैक्सेस। ठीक है ना। अब देखो, ये दोनों जो मैंने कैटेगरीज बताई आपको थर्ड की, थर्ड स्टेट की, अब इनके इनके लिए नाम है। जो एजुकेटेड मिडिल मिडिल क्लास आया, अब ये जो एमरजेंस ऑफ थर्ड मिडिल क्लास हुआ, इनको बर्ग्यूइज कहते हैं। ठीक है, बर्ग्यूइज। बर्ग्यूइज मतलब द एजुकेटेड मिडिल क्लास। ठीक है, और जो दूसरे थे, जो फार्मर्स, आर्टिसंस थे, दे आर नॉर्मल मिडिल क्लास। सो वन इज बर्ग्यूइज, अदर इज नॉर्मल। समझ में आ रहा है? तो इनके ऊपर टैक्सेस का बर्डन था, दे हैड टू पे द टैक्सेस। ठीक है, अब इकोनॉमिक कॉज ऑफ दिस रेवोल्यूशन। अब देखो 1700 में द पॉपुलेशन इन फ्रांस वाज जस्ट 2 करोड़। 2 करोड़ की आबादी थी, जो कि 89 ईयर्स में, 1789 में ये 2.8 करोड़ हो गया। मतलब करीब करीब आप बोल सकते हो 30% राइज हो गया। ठीक है ना, पॉपुलेशन। बट लैंड तो उतना ही है अभी भी। लैंड तो नहीं बढ़ा ना, 30% लैंड क्या इंक्रीज हो गया? नहीं बढ़ा। तो लैंड उतना ही है। ठीक है ना।
साइंटिफिक एडवांसमेंट कुछ है नहीं, ऐसा नहीं कि मतलब जो है इस 89 ईयर्स में कुछ साइंस में इतना कुछ हो गया कि अब उतने ही लैंड में ज़्यादा कुछ उगा पा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। इसका मतलब फार्म यील्ड भी उतना ही है, लैंड भी उतना ही है। लेकिन अब द माउथ्स टू फिल द फूड इज़ मोर, क्योंकि पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है, 30% इंक्रीज़ हो गया है, तो इतने सारे लोगों को तो खाना भी तो खिलाना पड़ेगा, तो इतना हो नहीं पा रहा था। तो इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से famine आ गया। This led to famine situation because population is more, but the availability of agricultural land is same and also the agricultural yield is same. ठीक है? So that is why ये जो 30% राइज हुआ है पॉपुलेशन में, ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई भूखा रहेगा ही। So this led to famine situation in France and इस famine situation में भी राजा ने कुछ नहीं किया। ना तो टैक्सेस कम किए, ना तो इनको खाना ला कर दिया, कुछ नहीं किया। हरी बात समझ में? साथ ही साथ 7 इयर्स वॉर का भी पीरियड हुआ, तो 7 इयर्स के बाद क्या हुआ? ऑलरेडी famine से गुजर ही रहे थे, उनके ऊपर और टैक्सेस बढ़ गए। खाने को इधर कुछ है नहीं खाना और आप और ज़्यादा टैक्स माँग रहे हो, गवर्नमेंट कर क्या रहा है? तो दिस इज़ व्हाई दिस मिडल क्लास पीपल गॉट वेरी मच एंग्री, ठीक है ना? तो ये जो है इसके वजह से जो है जो पीसेंट्स थे, जो कॉमन पीपल थे, ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। तो ये हो गया इकोनॉमिक कॉज़। नाउ इंटेलेक्चुअल कॉज़, नाउ दिस इज़ समथिंग वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट और यहाँ पे हमें पॉलिटिकल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स के नाम भी याद रखने पड़ेंगे, ठीक है? तो क्या है कि दिस इज़ आल्सो कॉल्ड एज़ द एज ऑफ एनलाइटमेंट, ठीक है ना? एज ऑफ एनलाइटमेंट, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं जिन लोगों ने बहुत सारे आइडियाज़ दिए पूरे दुनिया को। जैसे जॉन लॉक, ही इज़ कॉल्ड एज़ द फादर ऑफ लिबरलाइज़ेशन, ठीक है? फादर ऑफ लिबरलिज़्म। मतलब क्या कि हमें जो है आज़ादी देनी चाहिए, वी शुड मेक एवरीवन लिबरल, ठीक है? उनके हमें ओपन छोड़ देने चाहिए, उनके खुद के फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, ये सब जो है जॉन लॉक के आइडियाज़ थे, ठीक है ना? हेंस ही इज़ कॉल्ड एज़ द फादर ऑफ लिबरलिज़्म, ठीक है? तो दिस कैन बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन आस्क्ड फॉर दिस फैक्चुअल क्वेश्चंस, क्या बोलते हैं एफकैट में, एमएनएस में, आईनीट में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएँगे, ठीक है ना? कि हू इज़ कॉल्ड एज़ द फादर ऑफ लिबरलिज़्म, या तो जॉन लॉक इज़ सेड टू बी द फादर ऑफ डैश, नीचे 4 ऑप्शंस, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी देयर, ठीक है ना? तो क्या है कि ये वो पीरियड था जब ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स के दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया आता रहा, ठीक है? इसके बाद जो है रूसो, रूसो इज़ आल्सो वन ऑफ द फेमस थिंकर्स, इसने जो है पीपल सॉवरेनिटी, इंसान जो है अ पर्सन इज़ बोर्न फ्री, एक इंसान जब पैदा होता है ही इज़ बोर्न फ्री, हेंस व्हाइल डाइंग आल्सो ही शुड डाई फ्री। सॉवरेनिटी का मतलब वही है ना, किसी के दबाव में नहीं, हम जो है फ्री रहे, इंडिया इज़ अ सॉवरेन कंट्री, नॉट अंडर एनीवन। तो ये कहता है कि द पर्सन इज़ बोर्न फ्री एंड सो एज़ शैल ही शुड बी थ्रू आउट हिज़ लाइफ। एक इंसान पैदा हुआ है फ्री, इसलिए उसको ज़िंदगी भर भी फ्री रहना चाहिए, ठीक है? मॉन्टेस्क्यू सेड सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। पहले ज़माने में क्या होता था? पहले ज़माने में जैसे खासकर यूरोपियन कंट्रीज़ में चर्च को बहुत ज़्यादा भाव दिया जाता था। चर्च में प्रीस्ट ने कुछ बोला मतलब भगवान की वाणी बोली उसने, क्योंकि भगवान से तो डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, जीसस क्राइस्ट आएँगे नहीं बोलने के लिए। इसलिए क्या है कि चर्च में जो पोप है या जो क्लर्जी है, क्लर्जी की भाषा मतलब वो जीसस क्राइस्ट का आदेश। इसीलिए पूरे देश को कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करवाना है, इसके लिए राजा भी जो है चर्च से ही सलाह लेता था। दैट इज़ व्हाई क्लर्जीज़ आर एन्जॉयिंग सो मच ऑफ पावर हियर, ठीक है ना? तो मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, रिलीजियन अलग रहना चाहिए और स्टेट अलग रहना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन में रिलीजियस को नहीं घुसाना चाहिए, ठीक है ना? पोप अपना काम करे, ठीक है? लोगों को जो है शांति दे, ठीक है? लोगों के लिए प्रे करे, ऑल दिस इज़ द वर्क ऑफ द चर्च। वो चर्च को मैनेज करे अपनी तरफ से, बट उसको जो है स्टेट में आकर जो है एग्ज़ीक्यूटिव का काम नहीं करना चाहिए। उसको जो है यहाँ पे लॉ मेकिंग का काम नहीं करना चाहिए। सो इट वाज़ द आइडिया ऑफ मॉन्टेस्क्यू टू सेपरेट दिस एंड इसको हम लोग एक तरीके से आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ करते हैं। ये जो पावर सेपरेशन है ना, एग्ज़ीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी का, ये इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है मॉन्टेस्क्यू के। कि वी हैव टू कीप ऑल दिस थिंग्स सेपरेट, ये आपस में मिक्स ना हो जाए। तो यहाँ पे बोलने के लिए उसने कहा था चर्च एंड स्टेट, बट द प्रिंसिपल आल्सो अप्लाइज हियर, एवरीवन शुड हैव देयर ओन डोमेन, ठीक है? हर कोई जो है अपने-अपने डोमेन में रहना चाहिए, ठीक है? वोल्टायर का था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है? वोल्टायर ने एग्ज़ैक्टली कहा था कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन की फ्रीडम मिलनी चाहिए। तो ये जो सारे पॉलिटिकल थिंकर्स थे, ये लोग आपस में अब मिलने लगे। They used to come together and discuss what are the possible solution to make France come out of this misery. ये जो हमें इतना ज़्यादा टैक्स भरना पड़ रहा है, ये जो हमारी ऐसी कंडीशन हो रखी है इकोनॉमिक कंडीशन, इन सबको कैसे ठीक किया जाए, ये सारे पॉलिटिकल सारे जो लोग हैं, ये लोग इकट्ठा होकर डिस्कस करते थे।
तो जहाँ पे ये लोग डिस्कस करते थे उसको कहते थे सैलॉन। What was it called? It was called as a salon, SALON. तो this is a salon. यहाँ पे बैठे सब लोग जो है अपनी अपनी राय दे रहे हैं। तो this is a salon discussion that is taking place over here. ठीक है ना? और यहाँ पे जो डिस्कस करते थे, they used to spread it to the masses through newspaper, through writing articles, ठीक है, through public speeches. तो इस तरीके से सैलॉन डिस्कशन को, जो भी यहाँ पे डिस्कशन से आइडिया निकले हैं, जनरल मासेस तक न्यूज़पेपर के द्वारा या आर्टिकल्स के द्वारा या पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक स्पीच के द्वारा फैला दी जाती थी। ठीक है ना? सो क्या है कि ये जो पॉलिटिकल मतलब ये जो पॉलिटिकल थिंकर्स है, इनके आइडियाज़ फैलाने के लिए न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स ये जिस तरीके से स्प्रेड हो रहे हैं, उसी तरह जब रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ ना, तो रेवोल्यूशन के आइडियाज़ भी लोगों तक ऐसे ही पहुँचाए गए थे। अभी तो ये लोग सैलॉन में डिस्कशन करने के लिए मिल रहे हैं कि हाउ टू ब्रिंग फ्रांस आउट ऑफ दिस मिज़री। बट लेटर ऑन व्हेन द रेवोल्यूशन विल स्टार्ट, सेम सैलॉन इज़ गोइंग टू एक्ट एज़ हाउ टू स्प्रेड दिस रेवोल्यूशन। आ रही बात समझ में? इसीलिए क्या है कि इन सैलॉन्स वगैरह को बैन कर दिया जाएगा। बाद में देखेंगे हम लोग। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सबको? ये हो गए हमारे सारे रीजंस। वी हैव फाउंड आउट व्हाट आर द रीजंस फॉर द रेवोल्यूशन। क्लियर सो फार? सेंसरशिप और न्यूज़पेपर तो था, अब तक नहीं है, बाद में आएगा। ठीक है? अब तक नहीं है। अभी रेवोल्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ है। रेवोल्यूशन स्टार्ट होगा तो आएगा। ठीक है? ट्रीटी साइन नहीं करवाई अमेरिका और फ्रांस ब्रिटेन ने। हाँ की ना, उसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ पेरिस। अरे देखो वो सब हम लोग उधर पढ़ेंगे, अमेरिकन रेवोल्यूशन में। इधर मत करो कुछ उसका। ठीक है ना? डू नॉट ब्रिंग इट ओवर हियर। ठीक है? अमेरिकन रेवोल्यूशन में सब ट्रीटी व्रीटी पढ़ेंगे, उधर के लिए क्या किया था। ठीक है? ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई थी 1783 में। ठीक है? ओके, सो नाउ द टाइमलाइन। अब टाइमलाइन क्या है? अभी हमें इतना समझ में आ गया कि ये 7 इयर्स के वॉर की वजह से और ये और भी जितने भी वॉर्स हुए इन सब के वजह से टैक्सेस जो है ये बढ़ा दिए गए थे, क्योंकि राजा को सारी भरपाई करनी थी। जो भी लॉसेस हुए इन सब की भरपाई करनी थी। अब ये भरपाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। बट दूसरे तरफ क्या दिख रहा है कि लोग नाखुश है। तो अभी जो किंग है, जो लुइस 16 है, वो आ गया टेंशन में। ठीक है ना? तो टेंशन में आ गया तो उसने क्या किया? उसने अपने फाइनेंस मिनिस्टर से बात की जिसका नाम था नेकर। और नेकर से सोल्यूशन मांगा कि क्या करना चाहिए। तो नेकर ने तो सीधे शब्दों में कहा कि भाई अगर आपको देश को बचाना है, अगर आपको इकोनॉमिक कंडीशन सही करनी है, तो फर्स्ट एंड सेकंड क्लासेस को भी टैक्स करने लग जाओ। ठीक है? लेकिन अभी मैंने क्या कहा, ये लोग क्या होते थे? डेस्पॉट्स होते थे। फाइनेंस मिनिस्टर से एडवाइस लिया, उसने कहा कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट को कर दो टैक्स। बट वो बोला नहीं नहीं, अब्बा नहीं मानेंगे। मतलब नोबल्स और क्या बोलते हैं, ये क्लर्जीज नहीं मानेंगे। ठीक है ना? तो इसीलिए क्या है, वो बोला कि मैं इनको टैक्स नहीं कर सकता। और ऐसे भी क्या है कि ये मेरे साथ दोस्त वोस्त से सब पार्टी वार्टी में आते हैं, है ना? पार्टी में आएंगे नहीं, फिर मैं अकेला पड़ जाऊंगा। एक तो इतना दूर रहता हूँ वर्सालिस में। सो आई वॉन्ट टू स्टे इन फेवर ऑफ देम। मैं जो है उनके अगेंस्ट में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहता। ठीक है ना? तो लेकिन प्रॉब्लम तो है ना। ऐसा तो नहीं कि उनको टैक्स नहीं करे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम तो है ना अभी भी। और सिर्फ थर्ड स्टेट से टैक्स ले लेकर भी ये सॉल्व नहीं हो रहा है। सो इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, व्हाट द किंग थॉट इज कि हमें जो है एक पार्लियामेंट टाइप की एक मीटिंग बुलानी चाहिए। आई शुड कॉल अ मीटिंग इन विच ऑल द 3 स्टेट्स विल बी देयर, द नोबल्स ऑल्सो विल बी देयर, क्लर्जीज ऑल्सो विल बी देयर, एंड ऑल्सो द थर्ड स्टेट विल बी देयर। ठीक है ना? तो इसको उसने कहा द जनरल स्टेट जनरल। ठीक है? दिस इज कॉल्ड एज अ स्टेट जनरल, जो कि 5 में 1789 के दिन पे प्लान किया गया था। तो दिस टुक प्लेस आफ्टर 175 ईयर्स। ये जो बर्बन डायनेस्टी है, ये बर्बन डायनेस्टी 175 ईयर से चल रहा है। इसके बीच में आज तक कभी ऐसी मीटिंग हुई नहीं है। आज तक ऐसे पार्लियामेंट जैसे कभी बैठे नहीं थे ये लोग। ठीक है ना? तो स्टेट जनरल किस लिए बैठा था? व्हाट वाज द मेन एजेंडा? इन ऑर्डर टू बेल आउट दिस फ्रांस आउट ऑफ दिस फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस से जो है फ्रांस को हटाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसका डिस्कशन करने के लिए यहाँ पे सबको बुलाया था। तीनों स्टेट को बुलाया था, ताकि सबको लगे कि ये राजा का अकेले का डिसीजन नहीं है। सबने मिलकर सुना था कि क्या प्रपोजल हो रहा है एंड हाउ टू कम आउट ऑफ इट। इवन दो राजा अपने अंदर अंदर जानता था कि करना क्या है। थर्ड स्टेट का टैक्स और बढ़ाना है। ठीक है ना? थर्ड स्टेट का टैक्सेस उसको और बढ़ाना था। बट इस बार वो खुद से फैसला लेता तो सब लोग राजा के ऊपर चढ़ जाते कि राजा ने कर दिया। दैट इज वाई, जस्ट टू शो द पीपल कि मैं जो है अकेले फैसला नहीं ले रहा हूँ। लोगों को बुलाया मैंने, तीनों स्टेट को बुलाया, और हम सबकी मिली भगत ये है कि हमें टैक्स बढ़ाना चाहिए। इसको ऐसा लगा कि लोग मान जाएंगे। देखो आगे क्या होता है। तो स्टेट जनरल बैठा,
5 में 1798 के दिन, ठीक है, 89 के दिन, सॉरी, ठीक है। तो ये है स्टेट जनरल, ठीक है। तो ये साइड में सारे के सारे जो नोबल्स है, ये साइड में सारे के सारे क्लर्जीज है, और ये साइड में सारे के सारे थर्ड स्टेट वाले हैं। अब क्या इनको बराबर बराबर रेशो में बुलाया था? नहीं, ठीक है ना, क्योंकि अब ऑब्वियसली बात है नोबल्स एंड क्लर्जीज कम थे, तो नोबल्स के 300 रिप्रेजेंटेटिव थे, क्लर्जीज के भी 300 रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक है, और जो मिडिल क्लास है उनके 600 रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक है। तो कितने लोग हैं इधर? 300 300 600 मतलब 1200, 1200 पीपल वेर देयर, ठीक है। तो 1200 पीपल हैड कम फॉर अटेंडिंग दिस मीटिंग। नाउ व्हाट हैपेंड इज, ये जो 600 मिडिल क्लास को बुलाया है, आपको क्या लगता है? दो टाइप थे अभी मिडिल क्लास में, एक थे जो नॉर्मल आर्टिसंस पीसेंट्स वो टाइप के, और दूसरे बर्ग्यूजिस थे। तो कौन गया होगा मीटिंग अटेंड करने? गवार गए होंगे, पढ़े लिखे गवार गए होंगे। चलो ठीक है, एजुकेटेड लिखे, हाँ एजुकेटेड लोग गए थे, ठीक है। तो क्या है, यस, तो एजुकेटेड लोग गए वहाँ पे, तो क्या हुआ, एक सुपर पार्लियामेंट बुलाया गया, ठीक है, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव तीनों स्टेट से बुलाए। 175 ईयर्स के बाद ये मीटिंग हो रही थी। एजेंडा ये था कि हमें फाइनेंशियल क्राइसिस को मैनेज करना है। तो हिडन एजेंडा ये था कि टैक्सेस बढ़ाने हैं। अब डेलीगेट्स फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट तीनों से आए थे, 300 300 600, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, अब जो भी फैसला लिया जाएगा उसके लिए क्या की जाएगी, उधर वोटिंग की जाएगी, ठीक है, देयर विल बी वोटिंग डन। अब वो वोटिंग पता है कैसा हुआ? वोटिंग ऐसा हुआ कि ये जो 300 नोबल्स है, ये 300 नोबल्स आपस में डिसाइड करे कि क्या करना है, और इनका एक वोट होगा कि टैक्सेस बढ़ाने हाँ या ना। तो इसने हाँ बोला तो इनका एक वोट काउंट हुआ। तो ऐसा नहीं कि ईच एंड एवरी 300 मेंबर आर वोटिंग, ऐसा नहीं है, पूरे क्लास का एक वोट। वैसे ही क्लर्जीज का 300 लोगों का एक वोट, और वैसे ये 600 लोगों का भी एक वोट। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेजोरिटी विंस होगा, 3 लोग है, ठीक है। अब देखो, ये ऑब्वियस था, ये एकदम ऑब्वियस सी बात थी कि जब टैक्सेस की बात होगी, जब फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट को टैक्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर बात होगी, तो ऑब्वियस सी बात है ये लोग नो बोल देंगे। ये नो बोल रहा है, ये नो बोल रहा है, ये यस बोल रहा है, तो रेशो क्या हो गया, 2:1, मेजोरिटी विंस। समझ में आ रही बात? तो हमेशा मेजोरिटी विंस यही होगा कि ये जो थर्ड स्टेट है इसकी बात तो कभी मानी ही नहीं जाएगी। तो ये बात जैसे हम समझ रहे, तो ये क्या ये पढ़े लिखे लोग नहीं समझ पाएंगे? अब इसी बात है, समझेंगे। तो उन्होंने इसका विद्रोह किया, बोला ये तो गलत बात है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हर किसी को इंडिविजुअल दो। अगर इंडिविजुअल देखे देते तो आपको लगता है कि सर कि उसमें क्या दिक्कत है, 50-50 हो जाता है ना, क्योंकि ये 300 300, ये इस तरफ 600 हो गए और इस तरफ 600 हो गए। नहीं, ऐसा नहीं था। ये देखो क्या है ना, जो क्लर्जीज थे, ठीक है, क्लर्जीज मतलब क्या, जो फादर ब्रदर सिस्टर है ना, बिशप पोप, ये सारे जो लोग होते हैं इनको बोलते हैं क्लर्जीज, ठीक है। तो इनमें जो लोअर क्लर्जीज है, जैसे फादर ब्रदर, ये सब लोअर क्लर्जीज है, पोप बिशप ये सब बड़े बड़े टाइप के क्लर्जीज है, ठीक है ना। तो जो लोअर क्लर्जीज थे, जैसे फादर थे कुछ कुछ, ठीक है, कुछ कुछ फादर्स जो थे, ये लोग अब है तो ये भगवान वाले ना, मतलब दे आर टुवर्ड्स द हेवनली, मतलब भगवान की पूजा वगैरह करते हैं, तो इनका मतलब जो दिल था उतना भी खराब दिल नहीं था, कुछ लोगों का, सबका नहीं, कुछ लोगों का। तो देयर वर सर्टेन क्लर्जीज, ठीक है, लाइक फादर्स एंड सम ऑफ देम हु वर हैविंग सिंपैथी टुवर्ड्स द 600 मिडिल क्लास मैन, ठीक है ना। तो जब वोटिंग होती ना, हर किसी को इंडिविजुअल दिया रहता, तो फिर ये 600 नहीं हो पाता इधर। मान लेते हैं इनमें से 500 लोग तो ठीक है इधर वोट कर रहे हैं, बट 100 तो निकल ही जाते जो विभिषण होते, जो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे वोट करते, तो ये हो जाता 700, ठीक है ना, और ये हार जाते। ये डर था इनको, इसीलिए इन्होंने बहुत सेफ खेला कि हम क्या करेंगे, तीनों क्लासेस को सिंगल सिंगल वोट देंगे, ताकि हमेशा रेशो 2:1 रहे। तो ताकि कुछ भी हो, हमेशा क्लर्जीज और नोबल जो भी बोले वो उसके ऊपर फैसला हो, और कल को कोई राजा को दोष ना दे पाए, क्योंकि क्या है, हर चीज वोटिंग से हुई है भाई, मैंने थोड़ी किया है। वोटिंग की गई थी, वोटिंग में ये रिजल्ट आया, इसलिए हमें ये करना पड़ा। दिस इज व्हाट ही वांटेड टू प्रूव। बट जैसे ही ऐसी वोटिंग की वो बात की गई, वन वोट फॉर ऑल, तो क्या हुआ कि ये जो थर्ड स्टेट है, इन लोगों ने हॉल छोड़ दिया। दे केम आउट ऑफ द, क्या बोलते हैं, स्टेट जनरल, बाहर आ गए सारे। हमारी बात समझ में? उन्होंने बोला कि हम इसको नहीं मानते, हम यहाँ ना तो कोई वोट करेंगे, ना तो हम लोग इस सरकार को मानते हैं।
ठीक है। तो उन्होंने अपने आप को क्या किया, उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली वो कर दी, क्या बोलते हैं, घोषित कर दी। दे अनाउंस देमसेल्फ और डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज अ नेशनल असेंबली, कि अब देश को हम चलाएंगे, हमारी सरकार होगी। ठीक है ना। तो दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ टू बी द नेशनल असेंबली। अब हम लोग कानून बनाएंगे और उस कानून को फॉलो करेंगे। देश में हमारी आबादी 95% है, तो ये जो बाकी 5% है इनको भी हमारी बात माननी पड़ेगी। एंड दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ टू बी नेशनल असेंबली। समझ में आ रही बात। तो देखो टाइमलाइन, देखो टाइमलाइन में क्या हो गया। टाइमलाइन में 1789 में स्टेट जनरल बना। ठीक है, स्टेट जनरल का वो हुआ 5 मई के दिन। उसी दिन ये लोग वहां से छोड़कर भाग गए थे। ठीक है, उसमें जो है इनको वोटिंग राइट बराबर नहीं मिली, तो ये लोग स्टेट जनरल छोड़ गए। छोड़कर क्या बनाया इन्होंने, नेशनल असेंबली बनाई। अब ये जो नेशनल असेंबली है ये क्या है, गवर्नमेंट है ना, दिस अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट। नाउ दिस गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू व्हाट, दे आर गोइंग टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दिखेगा अभी हमें। ठीक है, दे आर गोइंग टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को 2 साल लग गए। तो ये वो पीरियड है 89 से 91 के बीच में नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। एंड रेस्ट विल सी, उसके बाद देखेंगे आगे क्या होता है। ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको। ये यहाँ से भाग गए। ठीक है, जो थर्ड स्टेट है ये यहाँ से निकल गए, अपने आप को इन्होंने नेशनल असेंबली वो डिक्लेयर किया। एंड दे केम आउट। ठीक है ना। तो लुई 16 ने क्या किया, ही लॉक्ड आउट द नेशनल असेंबली फ्रॉम द मेल हॉल। इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर करने के बाद लुई 16 ने इनको बाहर निकाल दिया, बोला बाहर निकलो यहाँ से। ठीक है, हमारे इधर कोई ये सब असेंबली असेंबली नहीं चलेगी। तो इनको यहाँ से निकाल देने के बाद इन्होंने क्या किया, दे वेंट टू द टेनिस कोर्ट। कहाँ गए ये लोग, टेनिस कोर्ट गए। ठीक है ना। इस टेनिस कोर्ट में जाकर उन्होंने यहाँ पे ओथ लिया, जिसको हम लोग टेनिस कोर्ट ओथ के नाम से भी जानते हैं। ये 9th स्टैंडर्ड में था, पढ़ा होगा आपने। ठीक है, ये लोग यहाँ से बाहर आ जाते हैं। एंड बाहर आकर जो है ये लोग ना यहाँ पे टेनिस कोर्ट जाते हैं। एंड टेनिस कोर्ट में वो जाके टेनिस कोर्ट ओथ लेते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ टेनिस कोर्ट ओथ। दिख रहा है, एक इंसान यहाँ पे कुछ पढ़ रहा है। एंड सब लोग अपना हाथ ऊपर करके जो है शपथ ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये दिख रहे हैं, एक दोनों हाथ उठाए खड़े हुए, एक ये है। तो ये कौन है, थर्ड स्टेट वाले तो बाहर आ ही गए, लेकिन कुछ कुछ फादर, ठीक है, कुछ कुछ ब्रदर जो कि इनकी तरफ सिंपैथी दिखाते थे, वो लोग भी बोले कि नहीं आप लोग गलत कर रहे हो, तो हम भी नेशनल असेंबली को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, वी विल आल्सो सपोर्ट द नेशनल नेशनल असेंबली। ठीक है, तो ये लोग भी टेनिस कोर्ट में आ गए। तो ये एक कैसा क्लोज टाइप का टेनिस कोर्ट है, जैसे टेनिस कोर्ट क्लोज टाइप का टेनिस कोर्ट है, ऊपर से स्पेक्टेटर्स जो है मैच वैच देखते थे। ठीक है ना। तो यहाँ पे आके उन्होंने शपथ लिया। एंड शपथ लेने के बाद उन्होंने अपने आप को गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, डिक्लेयर कर दिया। ठीक है ना। सम ऑफ द लोअर क्लर्जीज लाइक फादर ब्रदर एसेट्रा केम इन सपोर्ट ऑफ द थर्ड स्टेट इन द नेशनल असेंबली। ठीक है, दे हैड सीन द मिजरीज ऑफ द कॉमन मैन एंड दैट इज व्हाई दे थॉट कि हमें इनके साथ खड़ा रहना चाहिए। नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर टेनिस कोर्ट ओथ। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंड, ऑल ओवर फ्रांस पीसेंट रिवॉल्ट स्टार्टेड अगेंस्ट देयर लोकल फ्यूडल लॉर्ड्स। जो पीसेंट होते हैं, पीसेंट के पास खुद की जमीन होती है क्या, या वो दूसरों के जमीन पे काम करते हैं। इवन द फिलोसोफर्स, नहीं नहीं, फिलोसोफर्स वेर फ्रॉम द थर्ड स्टेट। यस, दूसरों के जमीन पे काम करते हैं। यस, ये जो पीसेंट्स थे, इन लोगों ने भी क्या किया, इन लोगों ने अपने जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे जिनके जमीन पे काम कर रहे थे, ठीक है, वो होता क्या था ना, वो उनको काम करवाते थे, पूरी मेहनत इनसे करवाते थे, बट उनको बदले में कुछ ज्यादा नहीं मिलता था। दे यूज टू गेट अ लिटिल अमाउंट। मान लो 90% जो है जिसका लैंड है वो ले लेगा, और 10% क्योंकि तुमने मेहनत की है तुम 10% ले लो। ठीक है ना। तो क्या हुआ कि ये जो सारे पीसेंट्स थे इन लोगों ने अपने फ्यूडल लॉर्ड्स के ऊपर अटैक कर दिया। दे स्टार्टेड देयर रिवोल्ट। और उन्होंने जो ग्रेनरीज थी, जिस ग्रेनरी में उनका सारा जो एफर्ट का सारा जो ग्रेन वगैरह रखते थे, ठीक है, ये सारे ग्रेनरीज को उन्होंने लूट लिया। हमारी मेहनत है भाई, हमारा हक बनता है इसके ऊपर, तो सारे ग्रेनरीज को उन्होंने लूट लिया। फिर जो चॉट्स थे, चॉट्स का मतलब मैंशन, बड़े बड़े जो मैंशन हुआ करते थे नोबल्स के, ये मैंशन के अंदर घुस गए, और मैंसन के अंदर जाकर उन्होंने तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अभी हमने देखा ना वर्साइलिस का जो मैंशन है कितना बड़ा है, वैसे ही सारे नोबल्स का वैसे बड़े बड़े मैंशन थे। तो मैंशन के अंदर चले गए, उसको चॉट्स कहते थे। ठीक है, चॉट्स के अंदर चले गए, और वहां पे जाके उन्होंने अंदर से तोड़फोड़ की, और जो भी इनको रिसोर्सेज मिले, ठीक है, जो भी इनको सोना चांदी जो भी मिला सब लूट लिया इन्होंने। ठीक है ना। तो अब ये जो पीरियड था, जिस पीरियड में ये लोग ये सब लूटपाट मचा रहे हैं, ठीक है ना, विद्रोह कर रहे हैं, रास्ते पे सब उतर आए, दिस पीरियड वाज कॉल्ड एज अ पीरियड ऑफ ग्रेट फियर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ
पीरियड ऑफ ग्रेट फियर, ठीक है ना। तो पूरे पेरिस में जो है रॉयट्स होने लगा, ठीक है, होल ऑफ पेरिस वाज अंडरगोइंग रॉयट्स, ठीक है ना। तो पूरे पेरिस के जो लोग थे वो लोग इस असेंबली को सपोर्ट करने लगे। ये जो नेशनल असेंबली बनी है, इस असेंबली के सपोर्ट में सब आ गए और सब लोग जो है किंग के खिलाफ हो गए। तो अब इसी बात है, किंग अब अपना पावर दिखाएगा, बोलेगा अरे मैं राजा हूँ, ठीक है। तो राजा ने क्या किया, एक्शन लिया, ठीक है। तो राजा ने क्या किया, अपने सिपाही भेज दिए। वो तो वर्साइलिस में था, इसने पेरिस में जो है सिपाही भेज दिए, ठीक है। तो यहाँ पे सरेआम ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हो रहा था, लोग जो है सब तोड़फोड़ कर रहे थे, दंगा कर रहे थे वहां पे, ठीक है। तो रेवोल्यूशनरी स्पिरिट टुक प्लेस, ठीक है। ये सब जो है इन्होंने सब इधर उधर सब आग वाग लगा दी, तोड़फोड़ दिया, ठीक है। बस टैक्सी जो भी मिल रहा था इनको सब तोड़ रहे थे। तो एक रेवोल्यूशनरी स्पिरिट आ गई थी इनके अंदर। नाउ दे वांट सम चेंज। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, चेंज लाना। तो लुई 16 ने क्या किया, मिलिट्री भेज दी, ठीक है ना। तो मिलिट्री जो है ये पेरिस में आ गया और आउटसाइड द वर्साइलिस पूरा घेर लिया। क्यों, ताकि कोई भी अब वर्साइलिस में ना आ जाए पेरिस से अटैक करने। तो चारों तरफ से जो है यहाँ पे सिपाही तैनात कर दिए और यहाँ से पेरिस में भी उसने सिपाही भेज दिए इन जगहों पे। हमारी बात समझ में। तो दिस इज द कंडीशन। अब मिलिट्री भेज दी भाई इसने, लुई ने, तो ये लोग शांत रहेंगे क्या। अब वहां से अगर मिलिट्री आएगा तो उनसे लड़ने के लिए इनको क्या चाहिए, व्हाट डू दे नीड इन ऑर्डर टू फाइट दिस मिलिट्री पीपल। इनके पास तो हथियार है, अभी तो कॉमन मैन थे, वेपन्स चाहिए ना। तो ये वेपन्स कहाँ पे रहता था, तो वेपन्स रहता था बैस्टिल में। तो देयर वाज अ प्रिजन कॉल्ड एज बैस्टिल, प्रिजन ऑफ बैस्टिल, ठीक है ना। तो क्या हुआ, 14 जुलाई 1789 के दिन इनको क्योंकि ये वेपन्स चाहिए थे, तो दे स्टॉर्म द प्रिजन ऑफ बैस्टिल। इन्होंने जो बैस्टिल को स्टॉर्म कर दिया, पूरे बैस्टिल को इन्होंने गिरा दिया, ठीक है। ये देखो ये है, सब रेवोल्यूशनरी स्पिरिट जब आ गया था, सब तोड़ फोड़ चल रहा था, ठीक है। ये हाल था पेरिस का, ठीक है। और ये है द प्रिजन ऑफ बैस्टिल। अभी तो ये खड़ा है, इसके बाद इसकी एक भी ईंट बाकी नहीं रही, ठीक है। इसको पूरा तोड़ दिया, इसके ईंट ईंट निकाल दिए, प्रिजनर्स को फ्री कर दिया। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट वाज नॉट द मेन मोटिव। व्हाट वाज द मेन मोटिव ऑफ ब्रेकिंग द प्रिजन, इट वाज टू गेट द एमुनेशंस फ्रॉम हियर। इनको वेपन्स चाहिए थे। और दूसरा क्या है कि ये जो बैस्टल था ना, दे न्यू हाउ टू यूज वेपन्स। अरे सीख जाते हैं, जरूरत पड़ने पे हर कोई सब कुछ सीख जाता है, ठीक है। आपके सामने अगर कोई गन है और आपको ऐसे सिचुएशन में डाल दिया जहाँ पे मतलब आपको गन यूज करना ही पड़ेगा वरना आप मर जाओगे, तो आप क्या करोगे, उठाकर चलाओगे ना। तो उसके लिए ट्रेनिंग लेने की जरूरत थोड़ी होगी, वो तो कॉमन सेंस हो जाएगा तब, है ना। So what happened is they knew that the weapons were kept in the prison of Bastille, and also this Bastille was a symbol of power. ये एक तरीके से पावर का सिंबल था कि अगर कोई भी राजा के खिलाफ जाएगा, ठीक है, चाहे वो छोटे से छोटा क्राइम करे, उसको उस बैस्टिल में डाल दिया जाता था। तो अगर किसी ने पान की दुकान भी लूटी है ना, उसको बैस्टिल प्रिजन में डाल दिया था। अभी बात समझ में, और खतरनाक सजा होती थी। तो इसीलिए क्या है कि बैस्टिल का गिरना एक तरीके से पावर का कम हो जाना भी दिखाता है, ठीक है ना। इसीलिए आज भी इसको बैस्टल डे मनाते हैं, 14 जुलाई को अभी भी बैस्टल डे मनाया जाता है, ठीक है ना। तो आज भी इसका ग्रेट सेलिब्रेशन होता है वहां पे। तो फोर्ट वाज अ प्रिजन, ये जो बैस्टल था इट वाज अ प्रिजन, सिंबल ऑफ रॉयल ऑपरेशन। सिंबल ऑफ रॉयल ऑपरेशन मतलब पावर का सिंबल था ये एक, ठीक है। बैस्टल प्रिजन वाज लूटेड एंड टोन डाउन बाय द रॉयटर्स मेनली टू गेट वेपन्स। क्या मिल गए इनको, इन मिलिट्री वालों से लड़ने के लिए वेपन्स मिल गए, ठीक है ना। अब राजा की फट जाएगी, ठीक है, अब फटने वाली है उसकी, वो चुपचाप से अब सरेंडर कर देगा, ठीक है ना। नाउ व्हाट हैपेंड, नाउ द रूल ऑफ दिस नेशनल असेंबली स्टार्टेड, ठीक है ना। अब जो है क्योंकि देखो 5% की जनता 95% की जनता को नहीं रोक सकता, ठीक है ना। ये चाहे कहीं पे भी हो नहीं रोका जा सकता, 5% 95% को कैसे दबाएंगे। अब नेशनल असेंबली का रूल स्टार्ट हुआ। तो नेशनल असेंबली विच वॉज लेटर कॉल्ड एज नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पहले नेशनल असेंबली था, बाद में इसका नाम चेंज होकर के हो गया, नाउ इट बिकेम नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, दिस असेंबली और दिस गवर्नमेंट ऑर्डर्ड द एबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड लेविड यूनिफॉर्म टैक्सेस फॉर ऑल। अब देखो ऐसा हुआ कि या तो हमारी बात आप मानो या तो आप मरो, इसके सिवा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट नहीं हो। नाउ यू आर जस्ट सब्जेक्ट्स ऑफ फ्रांस एंड एवरीवन इन फ्रांस हैज टू पे इक्वल अमाउंट ऑफ टैक्सेस। दिस इज द डिसीजन ऑफ दिस गवर्नमेंट। तो इधर यू गो अवे फ्रॉम हियर और इधर यू डाई और इधर यू पे टैक्सेस। हरी बात समझ में। तो क्या हुआ कि जो, हाँ, डू और डाई सिचुएशन आ गया। अब क्या हुआ, लेकिन सारे नोबल्स जो है, ये नोबल्स है ना, क्या ये थर्ड स्टेट के सामने झुकना चाहेगा, नहीं। तो ये लोग क्या हो गए, यहाँ से फरार हो गए,
ठीक है ना, दे फ्लेड टू नेबरिंग कंट्रीज। इसीलिए मैंने आपको नेबरिंग कंट्रीज दिखा दिया था। कहाँ कहाँ गए, कोई स्पेन में गया, कोई ऑस्ट्रिया में गया, कोई हैंसबर्ग में गया, ठीक है, कोई प्रूशिया में चला गया। ये सारे के सारे जो है नेबरिंग कंट्रीज में भाग गए। ठीक है, तो क्या बन गए वो लोग, एमिग्रेट्स बन गए। दे बिकेम द एमिग्रीज और एमिग्रेट्स। ठीक है, एमिग्रेशन हो गया। कल ही मैं बता रहा था शायद इमिग्रेशन एमिग्रेशन के बारे में, कल या कभी परसों बता रहा था। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एमिग्रेशन। ठीक है, दिस कॉल्ड एज एमिग्रेशन। अपने देश से दूसरे देश में भाग गए। ठीक है ना। अब क्लर्जी जो है, क्लर्जी का साइज रिड्यूस हो गया सिर्फ 1/3। जितने क्लर्जी बचे थे वो क्लर्जी अब सिर्फ 1/3 बच गए। ठीक है, तो ये जो बचे हुए क्लर्जीज है, देखो क्लर्जीज के तरफ, अब क्लर्जीज मैंने बताया ना, कुछ अच्छे क्लर्जीज थे जो कि इनको सपोर्ट करते थे। इसलिए इन क्लर्जीज को इस गवर्नमेंट ने, ये नेशनल असेंबली ने इनको सिविल ऑफिसर्स बना दिया। सिविल ऑफिसर्स मतलब जैसे यहाँ पे होता है ना आईएएस आईपीएस टाइप का, वैसे इनको सिविल सर्वेंट बना दिया। या आप जो है, आप हमारे गवर्नमेंट के लिए काम करो। तो जो क्लर्जीज इधर बचे थे, जो अच्छे क्लर्जीज थे, मोस्ट ऑफ द क्लर्जीज वर मेड टू बी सिविल ऑफिसर्स। ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ कि इनको जब सिविल ऑफिसर बना दिया गया, तो जो पोप था उसको गुस्सा आ गया। ठीक है ना, क्योंकि क्या है, एक बार आप सिविल सर्वेंट बनते हो तो आप गवर्नमेंट के ऊपर हो या गवर्नमेंट के अंडर हो। आर यू अबव द गवर्नमेंट और आर यू अंडर द गवर्नमेंट? अंडर द गवर्नमेंट। बट पहले पोप का क्या पोजीशन था, पहले क्लर्जीज का क्या पोजीशन था, राजा भी उसके सामने जाके सर झुकाता था। राजा भी उससे सलाह लेता था कि हमें अपने देश को कैसे चलाना है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे पोप को गुस्सा आया। ठीक है ना, पोप बिकेम एंग्री। बट पोप के गुस्सा होने से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अब व्हाट हैपेंड इज, फ्रॉम एब्सोल्यूट मोनार्की। अब देखो एक चीज समझो, ये नेशनल इमरजेंसी जो है, नहीं सॉरी अरे मैं बार बार नेशनल इमरजेंसी क्यों बोल रहा हूँ। नेशनल असेंबली जो है, ये नेशनल असेंबली ने कभी ये बात नहीं की कि हमें रिपब्लिक चाहिए। इन्होंने कभी ये बात नहीं की, क्योंकि इनको देश चलाने का एक्सपीरियंस नहीं था। ठीक है, इनको देश चलाने का एक्सपीरियंस नहीं था। देश चलाने का एक्सपीरियंस राजा को ही था। तो दैट इज व्हाई दे डिड नॉट वांट टू ये एबॉलिश द मोनार्की सिस्टम। इनको मोनार्की एबॉलिश नहीं करनी थी। व्हाट दे वांटेड टू डू इज, दे वांटेड टू फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ये टेनिस कोर्ट ओथ में ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था दैट वी आर गोइंग टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इस कॉन्स्टिट्यूशन को सही से फॉलो करने की जिम्मेदारी जो है, वो हम लोग इस राजा को दे देंगे। दैट मीन्स दे डिड नॉट वांट टू एबॉलिश दिस लुई 16। ठीक है ना, ये जो लुई था, इस लुई को भगाने का कोई इंटेंशन नहीं था उनका। उनका इंटेंशन सिर्फ ये था कि एक बार हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना ले, फिर हम लोग उस राजा को इसकी जिम्मेदारी दे देंगे। इज एग्जैक्टली लाइक आवर प्रेसिडेंट। क्या प्रेसिडेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाके कुछ कर सकता है? नहीं। हमने उस दिन पढ़ा था ना कि प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सिमिलरली यहाँ पे भी था। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें लिखी गई है, सिर्फ वही चीज राजा कर पाएगा, वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता। दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो जो देश है, वो अब एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनने वाला था। ठीक है, तो किंग वॉज नॉट रिमूव्ड। किंग को निकाला क्या? नहीं निकाला। द पावर ऑफ किंग वॉज कर्टेल्ड। ठीक है, तो पावर ऑफ किंग जो है उसको कर्टेल कर दिया गया, और उसको बोला कि बेटा अब तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है। सारा पावर किसके पास है? हमारे पास भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के पास है। कॉन्स्टिट्यूशन जैसा बोलेगा आपको वैसा करना है। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है ना, बात आ रही है समझ में? अब आपको क्या लगता है, राजा जिसके पास इतना पावर था, अचानक से उसको बोला कि बेटा आपके सारे पावर चले जाएंगे, अब आपको कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है, उसमें हमने जो लिखा है वही चीज माननी है। तो राजा को ह्यूमिलेशन फील नहीं होगा? कल को सब कुछ मेरे आदेश पे चल रहा था, और आज सब कुछ मैं जो इनके आदेश पे चल रहा हूँ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी उसने बनाया था। हमारी बात समझ में? तो राजा देखो अब क्या करने वाला है, देखेंगे अब। ठीक है, तो ये तो एक बात होगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गया। अब राजा की हरकतें बाद में देखते हैं। एक और चीज किया गया, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन। डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एक इंसान, क्योंकि फ्रांस में होगा, ये है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन। एक प्रियम्बल टाइप का बनाया गया था। ठीक है, दिस वाज लाइक अ प्रियम्बल। बट याद रखना, प्रियम्बल फ्रांस में जो बना, इससे पहले अमेरिका में बन चुका था। इसीलिए अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू मेक प्रियम्बल, एंड इंडिया ने अपना प्रियम्बल का कंसेप्ट कहाँ से लिया है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो आंसर इज नॉट फ्रांस, आंसर इज यूएसए। क्योंकि उनको आज़ादी जल्दी मिली थी।
फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट ही 1789 में हुआ, ठीक है ना। वेराज अमेरिकन रेवोल्यूशन खत्म हो गया था 1783 में, और उन्हें सब कुछ 1774 में बना लिया था। उनका कॉन्स्टिट्यूशन, उनके फंडामेंटल राइट्स, एवरीथिंग वाज गिवन इन 1774। अमेरिकन रेवोल्यूशन में जब जाएंगे तब पढ़ेंगे। आपको मैं सिर्फ इस पॉइंट को इसलिए बता रहा हूँ कि आप कंफ्यूज हो सकते हो। यहाँ पे देखो, ये प्रियम्बल उन्होंने बना लिया, एंड प्रियम्बल के साथ साथ उन्होंने फंडामेंटल राइट्स अपने सिटीजन के लिए डिक्लेयर कर दिए कि व्हाट विल बी द फंडामेंटल राइट ऑफ इट्स सिटीजन। तो फंडामेंटल राइट भी हमने किससे लिया है? यूएस से लिया है, क्योंकि उन्होंने पहले बनाया था, फ्रांस ने बाद में डाला है, ठीक है ना। तो ये जो है, ये डिक्लेरेशन इन्होंने कर दिया। बट क्या लिखा है इधर? डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन। अब इस वर्ड से ये जो फेमिनिज्म वाले लोग होते हैं ना, कुछ फेमिनिस्ट होते हैं जिनको है मैन क्यों है इधर, वाई मैन, तो वो वैसे एक आ गई यहाँ पे भी, जिसका नाम था ओलंपस डे ग्रैंडे, ठीक है। ये ओलंपे दे गॉर्जेस, ये ओलंपस दे गॉर्जेस जो है, इसने वुमेन के राइट के लिए भी जो है डिक्लेरेशन दिलवाया, ठीक है। इसने हमेशा फाइट किया, एंड शी फाइनली प्रपोज द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन, ठीक है, जिसमें राइट्स ऑफ वुमेन एंड फीमेल सिटीजन भी इंक्लूड किया। तो शी फॉट एज अ फेमिनिस्ट। इसने जो है, इसने बोला कि सिर्फ डिक्लेरेशन ऑफ मैन का क्यों होना चाहिए, उसमें जो है फीमेल एंड फीमेल सिटीजन का भी होना चाहिए। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद बात करेंगे, ठीक है, कहानी का फ्लो वरना टूट जाएगा। तो ये है, सिर्फ यहाँ पे मैन के राइट्स डिक्लेयर किए गए थे, ठीक है, क्योंकि औरतों को फ्रांस में 1944 तक कोई राइट्स नहीं मिला। इवन तो इसने बहुत फाइट किया, बट हुआ कुछ नहीं, इसको भी लटका दिया गया। इसको भी लटकाया नहीं, उस टाइम पे वहां पे बुलेटाइन होता था, बुलेटाइन में चढ़ा दिया गया था इसको भी बाद में, ठीक है ना। तो वुमेन डिड नॉट हैव एनी राइट इन फ्रांस एट दैट टाइम। तो तब क्या होता था, या तो वुमेन पिताजी के अंडर में रहेगी या तो हस्बैंड के अंडर में रहेगी, वो अकेले कोई ह्यूमन नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स शी इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ ह्यूमन राइट्स। दिस व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है ना। तो ये जो है, ये फॉर्म किया गया था। स्टेटमेंट फॉर द इंटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन इन दिस। स्टेटमेंट फॉर द इंटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीके से आप बोल सकते हो ट्रेलर। तो ट्रेलर किस में होता है कॉन्स्टिट्यूशन का? प्रियम्बल में होता है। तो ये जो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, दिस वाज रिटन डाउन इन दिस, ठीक है। ये वो है, ये प्रियम्बल है उनका। इसमें सारे पार्ट्स है उनके कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसको उन्होंने शॉर्ट शॉर्ट में लिखा है। दिख रहा है ऊपर ये जो रोमन नंबर्स है, ठीक है। तो ये जो है शॉर्ट हेडिंग्स है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसी को और ज्यादा डिस्क्राइब करके लिखा जाएगा, यहाँ पे शॉर्ट हेडिंग्स है इनके बस प्रियम्बल में, ठीक है। तो आइडियाज ऑफ एनलाइटमेंट, जो ये जो हमने पढ़ा था ना, पॉलिटिकल थिंकर्स, ये पॉलिटिकल थिंकर्स के सारे आइडिया ऑफ एनलाइटमेंट यहाँ पे काम लाए गए थे। ह्यूमन एंड सिविल राइट्स लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी, ये सारे जो है यहाँ पे, इन सारे राइट्स को इसमें एंश्राइन किया था। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द वर्ल्ड, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मैग्ना कार्टा, ठीक है। मैग्ना कार्टा, इसको मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। तो आपको ओरिजिनल मैग्ना कार्टा के बारे में एक बार बताया था शायद मैंने, 1215 का मैग्ना कार्टा। 1215 में ब्रिटेन में एक मैग्ना कार्टा बना था, बताया था एक बार। यस, व्हाट वाज दैट? वही डेस्पोटिज्म को खत्म करने की बात हुई थी। ब्रिटिश का जो मैग्ना कार्टा था, उसमें डेस्पोटिज्म को ही तो खत्म किया था। जो नोबल्स थे उन्होंने कहा कि सारा का सारा पावर सिर्फ राजा के हाथ में नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। यस, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था, फ्यूडलिज्म आया था तब, ठीक है। बाय द मैग्ना कार्टा ऑफ 1215 द ब्रिटिश स्टार्टेड फ्यूडलिज्म, some power were distributed to the feudal lords, ठीक है। that was the original magna carta, but this document is also called as a magna carta in France, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा है मैंने, 1215 का जो मैग्ना कार्टा था ओरिजिनल, किंग ऑफ इंग्लैंड ने gave some amount of power to the feudal lords, ठीक है। दिस इज द ओरिजिनल, ठीक है। तो सम अदर डॉक्यूमेंट पूरे वर्ल्ड के, मैग्ना कार्टा जो अभी बताया, यूएस बिल्स ऑफ राइट्स, मतलब यूएस ने जो फंडामेंटल राइट्स डिक्लेयर किए थे वो, दैट इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द वर्ल्ड में है। प्रियम्बल ऑफ फ्रांस, यूएस बिल्स ऑफ राइट्स एंड मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लैंड, दिस आर द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में से है, याद रखना इसको। यूएस बिल्स ऑफ राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे वहां के सिटीजन्स को, ठीक है ना। देन इन द कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फैटर्निटी वाज आल्सो डिक्लेयर्ड,
इनका जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, इस कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने लिबर्टी, इक्वालिटी, फैटर्निटी इसको भी एंशाइन किया था। ठीक है, और ये अभी देखा था ना हमने थोड़ी देर पहले, men are born free and remain free and equal in their rights। ठीक है, men are born free and remain free and equal in their rights, ये किसने बोला था? थोड़ी देर पहले पॉलिटिकल थिंकर्स की हमने बात की थी, तब बताया था ये मैंने। ये किसने कहा था? रूसो ने कहा था। ठीक है, दिस वाज रूसोस आइडिया, पीपल सॉवरेनिटी, कि men are born free and they have to stay free in their rights throughout their life। समझा रहे हैं यहाँ तक? कोई डाउट है? ओके, नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिटीजन्स दो टाइप के थे। ठीक है, देयर वर टू टाइप ऑफ सिटीजन्स ओवर हियर। ठीक है, एक थे एक्टिव सिटीजन, दूसरे थे पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन कौन है? वो आर द एक्टिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन वो है जो कि एटलीस्ट एक महीने में 3 दिन से ज्यादा का इनकम का टैक्स भरता है। महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन का 10% मान लो ना, मतलब अगर इफ अ पर्सन इज वर्किंग फॉर 30 days, देन ही हैज टू गिव एज अ टैक्स फॉर 3 or more days। ठीक है, इसका मतलब 10% मान लो, 10% से ऊपर का जो टैक्स कंट्रीब्यूट करेगा वो इंसान एक्टिव सिटीजन होगा, और वो सिर्फ मेन होगा। ठीक है, वो सिर्फ मेन को दिया जाएगा। वुमेन एंड स्लेव्स, इनको तो ऑलरेडी पैसिव मान लिया गया है। अब ये चाहे कितना भी टैक्स भरे, वैसे तो ये काम ही नहीं कर सकते, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट वुमेन चाहे कितना भी टैक्स भर सकते हैं, भरे, उनको फिर भी पैसिव ही रहना पड़ेगा। ठीक है ना? तो मेन के लिए दो क्राइटेरिया थे, मेन कैन बी इधर एक्टिव और पैसिव, बट वुमेन एंड स्लेव्स हैड नो राइट्स एट ऑल। इनको सिटीजनशिप के कोई भी राइट्स नहीं थे। ठीक है ना? तो एक्टिव जो है, एक्टिव वो था जो 3 दिन से ज्यादा का टैक्स भर रहा है। पैसिव मैन वो है जो कि 3 दिन से कम का या तो टैक्स नहीं भर रहा है, या तो नो टैक्स, या तो पेइंग टैक्स विच इज लेस देन 3 days इनकम, तो इसको बोलेंगे पैसिव। अब एक्टिव वालों को वोटिंग राइट था, पैसिव वालों को वोटिंग राइट नहीं था। तो क्या यहाँ पे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है? क्या यहाँ पे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है? नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? सिलेक्टिव वोटिंग राइट्स है। So all the rights of citizen were given to only the active citizens, whereas passive citizens were women, slaves, and men who paid no taxes or paid taxes less than 3 days। क्लियर यहाँ तक? Okay, now one of the very important event that took place, that is women's march on Versailles। तो हुआ क्या, अक्टूबर 1789 में इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो गई, फूड के शॉर्टेजेस हो गए। ठीक है ना? तो ऐसे रूमर्स फैले कि वर्साइलेस इतना बड़ा जो पैलेस बना रखा है इसने, वहां पे किंग ने बहुत सारा ब्रेड स्टोर करके रखा है। ठीक है, वहां पे जो है उसको क्या बोलते हैं, होर्डिंग कर रखी है ब्रेड की। ठीक है ना? तो जो राजा है, क्योंकि उसको दिख रहा है कि फमाइन कंडीशन है, फूड के शॉर्टेजेस है, तो उसने क्या किया, पूरे के पूरे अपने पैलेस में फूड को स्टोर करके रखा है। तो ऐसी रूमर फैली थी। तो क्या हुआ, 7,000 वुमेन इकट्ठा हो गई। कितने वुमेन? 7,000 वुमेन। ठीक है, हाथ में बेलन, वो कंचा जो भी है, ठीक है, सब लेकर, दिख रहा है, फिर एक्स वैक्स जो भी हाथ में जो भी आया, सारे वेपन्स लेके जो है ये लोग चले गए कहाँ से, पेरिस से वर्साइलेस। हमने देखा था ना डिस्टेंस कितना था। तो ये लोग सारे जो है, ये सारे इतने 7,000 औरतें जो है, ये लोग यहाँ से 7,000 वुमेन, दे ऑल ऑर्गेनाइज टुगेदर एंड दे मार्च टुवर्ड्स वर्साइलेस। ठीक है, फिर क्या हुआ, उन्होंने जाकर सिक्योरिटी गार्ड को मार दिया, हाथ में वो है ना वेपन्स है ना, सिक्योरिटी जो उनको रोकने की कोशिश करे, सबको अंदर, मतलब उनको बाहर एकदम काट वाट दिया उन्होंने। ठीक है, एकदम वहां पे ब्लड शेड हो गया, और वो अंदर घुस गए। दे स्टॉर्म्ड इनसाइड द पैलेस, और अंदर जाके हर जगह ढूंढने लग गए कि कहाँ इन्होंने फूड को स्टोर करके रखा है। बट बाद में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं था, ये सिर्फ रूमर्स थे। ठीक है, तो रूमर ऑफ लार्ज स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स वेर नॉट ट्रू। ठीक है, तो दे आज द रॉयल फैमिली टू मूव टू पेरिस। उन्होंने कहा कि आज को ये चलो रूमर है, बट इतना दूर आप रहते हो कि आप यहाँ पे अगर कर भी लो ना सच में, तो भी हमें पता नहीं लगेगा। तो दे मेड द क्वीन एंड द किंग टू मूव टू पेरिस। हमारे साथ रहो, हमारे नजरों में रहो, हम भी देखे आप क्या कर रहे हो। समझ में आ रही बात? तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन फ्रेंच रेवोल्यूशन था। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ओके, सो अब 1790 से की जो कहानी है ना, इसको हम लोग कल से देखते हैं, वरना एक दिन में कुछ ज्यादा हो जाएगा, फिर याद नहीं रहेगा।
आई होप अभी तक जितना पढ़ा वो आपको याद हो गया होगा, ठीक है, काफ़ी हद तक। सिर्फ एक बार रिवीजन कर लेना एक बार, ठीक है ना, तो ताकि आपको चीज़ें दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। सो वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स टुडे, टुमारो विल फिनिश अप दिस चैप्टर, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच।